हैप्पी वुमेन्स डे। एक समय की बात है, एक बहुत ही समृद्ध देश था और उस समृद्ध देश में एक ऐसा राजा शासन करता था जिसे अपने राज्य, अपनी प्रजा या राज्य के प्रशासन से ज्यादा अधिक प्रेम अपने कपड़ों से था। उसका मानना था कि किसी राजा की महानता उसके शासन से नहीं बल्कि उसके वैभव और पहनावे से दिखाई देती है। इसलिए उसके महल में अनगिनत कक्ष केवल वस्त्रों के लिए ही बने हुए थे। उसके पास देश विदेश से मंगाए हुए असंख्य कपड़े थे। वह हर तरह के सूत और धागे को आजमाता था और तरह तरह के कपड़े सिलवाता था। वो दिन में कई बार अलग अलग तरह की पोशाकें बदलता था। सुबह के लिए अलग, दोपहर के लिए अलग और शाम के लिए अलग। यहाँ तक कि वो कभी कभी हर घंटे ही अपनी पोशाकें बदलता रहता था। वह खुद को शीशे में दिन भर निहारता और तारीफें करवाता था। उसकी तारीफें करने के लिए स्त्रियों और पुरुषों का बहुत बड़ा समूह था जो उसके दरबार में दिन रात वाह राजा, अद्भुत राजा, महान राजा, भगवान राजा करते रहते थे। बस वाह 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 ही करते रहते थे। राजा को एक पल भी महसूस नहीं होता था कि वह किसी भी पल बदसूरत, बेवकूफ या बहुरूपिया भी दिखता है। उन दरबारियों की पूरी दुनिया राजा की तारीफों के इर्द गिर्द ही घूमती थी। दरबारी दिन रात राजा के वस्त्रों, उसके वस्त्र विन्यास, कपड़ों के रंग, कपड़ों को धारण करके मदमस्त होकर सजी धजी दिखावटी चाल की प्रशंसा ही करते रहते थे, क्योंकि सारे दरबारी जानते थे कि यदि उसने राजा के कपड़ों, उसके रंगों की प्रशंसा की तो उसे राजा की विशेष कृपा मिलेगी, उनके परिवारों को सुरक्षा मिलेगी और तरह तरह के राजकीय पुरस्कार मिलेंगे। और यदि उन्होंने कभी भी सच्चाई बोलने की कोशिश की तो वह राजा के कोप का शिकार हो जाएगा। उसे दरबार से बाहर फेंक दिया जाएगा, पद पुरस्कार छीन लिया जाएगा, परिवार को महल से बाहर निकाल दिया जाएगा और उसका घर ध्वस्त कर दिया जाएगा। धीरे धीरे राजा के महल का वातावरण ऐसा बन गया जहां सत्य का कोई महत्व नहीं था। वहां झूठ और मिथ्या वचनों का बोलबाला था। वहां सत्य से अधिक महत्व चापलूसी और चाटुकारिता को मिलती थी। पूरे देश में यह सूचना फैल गई कि जो भी राजा की तारीफ करेगा वह राजा का कृपा पात्र होगा। उसे महल में रहने की जगह और दरबार में बैठने का मौका मिलेगा। अनाज, सोना, चांदी, घर, वाहन सब मिलेंगे। विदेशों में भी राजा के बारे में ये सब सूचनाएं फैल गईं। राज्य के इसी वातावरण का फायदा उठाने के लिए एक दिन राज्य में 2 चालाक ठग पहुंच गए, जिन्होंने खुद को महान बुनकर बताया और यह दावा किया कि वे ऐसा अद्भुत कपड़ा बनाते हैं जो साधारण कपड़े जैसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि वह कपड़ा बुद्धिमत्ता की परीक्षा भी करता है। ठगों ने कहा कि वह कपड़ा केवल उन्हीं लोगों को दिखाई देता है जो बुद्धिमान होंगे और अपने पद के काबिल होंगे। इस कपड़े की सबसे खास बात यह है कि यह मूर्ख या नाकाबिल लोगों को दिखाई ही नहीं देता। यह बात पूरे राज्य में फैल गई, पड़ोसी राज्यों और दूर देश में भी फैल गई और चारों ओर उत्सुकता भी फैल गई। जब यह सूचना राजा तक पहुंची तो वह इतना खुश हो गया कि खुशी के कारण नाचने लगा। उसने बड़े बड़े प्लान बना लिए। उसने सोचा कि इस कपड़े के बहाने वो अपने दुश्मनों की भी पहचान कर लेगा और एक एक करके सबको फांसी पर लटका देगा। इस तरह उसके देश में सिर्फ उसकी तारीफ करने वाले और बुद्धिमान लोग ही बचेंगे। उसका देश कितना सुंदर देश बन जाएगा। वह उन बाहरी व्यापारियों से मिलने को बेचैन हो गया। वह बार बार सोचता रहता कि यह बेशकीमती कपड़ा केवल उसके और उसके राज्य के वैभव को ही नहीं बढ़ाएगा, बल्कि उसे यह जानने का भी साधन देगा कि उसके दरबार में कितने और कौन मूर्ख हैं और कौन योग्य हैं। इसलिए उसने तुरंत उन दोनों बुनकरों को महल में बुलाया और उन्हें ढेर सारा रेशम, बहुत सा सोना और बहुत सारा धन दे दिया, जिससे वे उस अद्भुत कपड़े को तैयार कर सके। दोनों ठगों ने महल में एक बहुत बड़ा कमरा लिया, कई करघे लगाए गए और दिन रात काम करने का नाटक करने लगे। वे हवा में धागे डालने का अभिनय करते, करघे चलाते और इस तरह व्यवहार करते जैसे सचमुच एक अद्भुत वस्त्र तैयार हो रहा हो, जबकि वास्तविकता यह थी कि वहां कुछ भी बनता हुआ दिखाई ही नहीं देता था।
वे राजा द्वारा दिया गया कीमती रेशम और सोना चुपचाप अपने पास रख लेते और लोगों को भ्रम में रखने के लिए बड़े आत्मविश्वास से अपने काल्पनिक कपड़े की सुंदरता का बखान करते रहते। कुछ समय बाद राजा को बड़ी उत्सुकता हुई कि जरा पता किया जाए कि कपड़ा कितना बन चुका है, परंतु वह स्वयं देखने जाने से थोड़ा डर रहा था, क्योंकि उसके मन में यह विचार आया कि यदि उसे कपड़ा दिखाई नहीं दिया तो इसका अर्थ होगा कि वह स्वयं मूर्ख है या अपने पद के योग्य नहीं है। इसलिए उसने अपने एक बुजुर्ग और सम्मानित मंत्री को वहां भेजा। मंत्री जब उस कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि बड़े बड़े करघे तो चल रहे हैं, लेकिन उन पर कोई कपड़ा नहीं है। उसने अपनी आंखों को कई बार मल कर देखा, इधर उधर घूम कर देखा, पर उसे चारों तरफ केवल खाली जगह दिखाई पड़ी। उसके मन में डर पैदा हो गया, वह थर थर कांपने लगा और उसने सोचा कि यदि उसे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो वह तो मूर्ख कहलाएगा, उसे महल से निकाल दिया जाएगा, उसका मंत्री पद छीन कर किसी और को दे दिया जाएगा, वह दर दर की ठोकरें खाने लगेगा। उसे यह डर इतना सताने लगा कि उसने अपनी बुद्धि को परास्त कर दिया और तुरंत अभिनय करने लगा। उसने उन ठगों की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने तो बहुत सुंदर कपड़ा बुना है, यह कपड़ा तो अत्यंत सुंदर है, इसके रंग कितने अद्भुत हैं, इसका डिजाइन कितना कमाल का है। मंत्री ने ठगों को आश्वस्त कर दिया कि यह उसके राजा को बहुत पसंद आएगा, वे उसे पाकर बहुत खुश होंगे। ऐसा कहकर वो महल को वापस लौट गया और जब वह वापस महल लौटा तो राजा उसका ही इंतजार कर रहा था। उसने महल पहुंचते ही राजा से यही कहा कि वह कपड़ा संसार का सबसे सुंदर वस्त्र बनने जा रहा है। इसके बाद राजा ने अन्य दरबारियों को भी कपड़ा देखने के लिए भेजा। राजा द्वारा भेजा गया हर व्यक्ति वही अनुभव बताता जैसा उनके मंत्री ने बताया था। किसी को कपड़ा दिखाई नहीं दिया, लेकिन किसी ने यह बात स्वीकार भी नहीं की। कोई व्यक्ति यह स्वीकार करने का साहस नहीं कर पाया कि वहां कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति को डर था कि यदि उसने जो दिखाई पड़ रहा है वह कहा तो राज्य के लोग उसे मूर्ख या अयोग्य समझेंगे, उन्हें पदमुक्त कर दिया जाएगा, उनका परिवार बेघर कर दिया जाएगा, उन्हें राज्य से बाहर कर दिया जाएगा। इसलिए हर दरबारी ने राजा के लिए बनाए जाने वाले कपड़े की प्रशंसा ही की और इस प्रकार धीरे धीरे पूरे महल में यह धारणा बन गई कि वह कपड़ा अत्यंत सुंदर और विलक्षण है, बेशकीमती है और अद्वितीय है। वैसा कपड़ा न ही आज तक किसी राजा ने पहना है, ना पहन सकेगा। अंततः वह दिन आ गया जब राजा खुद उस कपड़े को देखने गया और जब उसने करघे पर नजर डाली तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, परंतु उसके मन में भी वही भय उत्पन्न हो गया जो उसके मंत्रियों के मन में हुआ था। इसलिए उसने भी कपड़े की झूठी प्रशंसा करते हुए कहा कि यह कपड़ा तो वास्तव में अद्भुत है। दरबारी साथ थे, सभी अंगरक्षक साथ थे। उन्होंने राजा की हां में हां मिलाई और राजा की बात का समर्थन किया, क्योंकि अब बात बहुत आगे तक जा चुकी थी। झूठ इतनी बार बोला जा चुका था, इतने लोगों द्वारा बोला जा चुका था कि कोई भी सच्चाई स्वीकार करने का या कहने का साहस नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद दोनों ठगों ने घोषणा की और कहा कि राजा के लिए बेशकीमती कपड़ा तैयार हो गया है, अब उसकी सिलाई की जाएगी। उन्होंने कहा पहले उसको सही आकार में काटा जाएगा, उसके बाद सिलाई करके उसे राजा को पहनाया जाएगा। इस घोषणा के बाद उन्होंने बुने हुए कपड़े को हवा में ही काटने, सिलने और तैयार करने का नाटक किया। फिर उन्होंने राजा को कपड़े पहनाने का अभिनय किया। वे कहते रहे और राजा को पहनाते रहे कि यह आस्तीन है, यह कॉलर है, यह कमरबंद है, और राजा बिना कुछ पहने खड़ा रहा, जबकि दरबारी उसकी प्रशंसा करते रहे। बोले वाह, यह वस्त्र तो राजा पर अत्यंत भव्य लग रहा है। राजा ने दर्पण में स्वयं को देखा, उसे कुछ दिखाई नहीं दिया, परंतु अब पीछे हटना संभव नहीं था। इसलिए उसने भी वही कहा जो सभी कह रहे थे कि यह वस्त्र अद्भुत है, सुंदर है, वाह, मैं तो बहुत महान लग रहा हूं। राजा के तैयार होने के बाद प्रजा भी उसे देखने के लिए बेकरार हो रही थी। इसलिए उसी दिन
राजधानी में एक भव्य जुलूस निकाला गया जिससे प्रजा की उत्सुकता को शांत किया जा सके और प्रजा भी राजा के नए और अद्भुत वस्त्रों को देख सके। राजा गर्व के साथ महल से बाहर निकला। उसके पीछे दरबारी, अंगरक्षक और सैनिक चल रहे थे और आगे पीछे संगीत बज रहा था। घोड़ों की टप टप, सब कुछ बहुत भव्य था। माला, फूल, जय जयकार, किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। खुशबू से सड़कें महक रही थी। लेकिन ये क्या? जनता ने जब राजा को देखा तो वे चकित रह गए, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट देखा कि राजा ने कुछ भी नहीं पहना है। लेकिन वे सभी चुपचाप राजा को देखते रहे, क्योंकि हर व्यक्ति यही सोच रहा था कि यदि उसे कपड़ा दिखाई नहीं दे रहा है तो शायद वह मूर्ख है। और इसलिए लोग एक दूसरे की ओर देखकर कहने लगे कि कपड़ा बहुत सुंदर है, उसके रंग अद्भुत हैं, उसका डिजाइन अनुपम है। और राजा आगे बढ़ते रहा। प्रजा तालियां बजाती रही, पर प्रजा की इसी भीड़ में एक छोटा सा बच्चा खड़ा था जिसे सामाजिक दिखावे और डर की कोई समझ नहीं थी। उसने सरलता से वही कहा जो वह देख पा रहा था। उसने कहा, अरे राजा तो नंगा है, राजा तो नंगा है। उसकी आवाज भीड़ में गूंज गई। पहले तो लोग चुप रहे, फिर कुछ लोग धीरे धीरे फुसफुसाने लगे। बोले, हाँ, राजा ने सचमुच कुछ नहीं पहना है। और यह बात धीरे धीरे पूरे जुलूस में फैल गई। फैलते फैलते उनके अंगरक्षकों, दरबारियों से होते हुए राजा के कानों तक पहुंच गई। राजा ने भी यह सुन लिया और उसे अचानक समझ में आ गया कि वह वास्तव में ठगों के धोखे का शिकार हो गया है। परंतु अब वह सबके सामने अपनी भूल स्वीकार करने का साहस नहीं जुटा पाया। इसलिए उसने शर्म और असहजता के बावजूद जुलूस जारी रखा और सिर ऊंचा उठाकर आगे बढ़ता रहा, जबकि दरबारी भी उसी तरह उसके पीछे चलते रहे जैसे सब कुछ सामान्य हो। इस घटना ने पूरे राज्य को एक गहरा सबक दे दिया, क्योंकि लोगों ने पहली बार देखा और महसूस किया कि किस प्रकार व्यक्ति का डर, उसकी चापलूसी और सामाजिक दबाव मिलकर एक ऐसे झूठ को जन्म दे सकते हैं जिसे सभी लोग सच मानने लगते हैं, और किस प्रकार एक मासूम और निडर आवाज उस पूरे भ्रम को तोड़ सकती है। यह कहानी तब से केवल एक मनोरंजक कथा नहीं रही, बल्कि मानव समाज के उस मनोविज्ञान का प्रतीक बन गई जिसमें लोग अक्सर सच जानते हुए भी चुप रहते हैं, सत्ता के सामने प्रश्न नहीं करते और भीड़ के साथ बहते रहते हैं, जब तक कि कोई एक व्यक्ति साहस करके वह सरल वाक्य न कह दे जो सबकी आंखें खोल देता है कि वास्तविकता वही है जो दिखाई दे रही है, न कि वह जो डर और दिखावे के कारण कही जा रही है।